हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक इंग्लिश रीडर 3 जिसका पुराना नाम था रेनबो। उसके लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज। इस लेसन को मैं पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिस पर जाकर आप उस लेसन को समझ सकते हैं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1 is when and where was APJ Abdul Kalam born? APJ Abdul Kalam when means कब और where means कहाँ पैदा हुए थे। तो पहले हम लेसन में इसका आंसर देखते हैं। देखिए लिखा है APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु। ये आंसर आपको लेसन के फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा और इसका आंसर इस तरह लिखा जाएगा APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु। APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 को 1931 को तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक जगह पर पैदा हुए थे। यहाँ देखिए तमिलनाडु क्योंकि एक स्टेट है, एक बड़ी जगह का नाम है, तो उसके पहले हमने मे के लिए इन लगाया है और रामेश्वरम उससे छोटी जगह है तो उसके पहले हमने प्रेपोजिशन एट लगाया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू टू हेल्प हिज फैमिली। अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या काम किया था। और इसका आंसर पहले हम लेसन में देखते हैं। नीचे देखिए इस लाइन में लिखा हुआ है ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या अपने परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने इमली और न्यूज़पेपर्स मीन्स अखबार बेचे थे। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे ही सोल्ड टैमरिंड सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वेयर ही वर्कड। उन 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताइए जहां पर उन्होंने काम किया था। और लेसन में देखिए इसका आंसर दिया हुआ है ही वर्कड इन Defense Research and Development Organization DRDO in 1958 and then he joined Indian Satellite Research Organization ISRO in 1963। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे 2 research organizations where he worked are, वो 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर उन्होंने काम किया था वो हैं नंबर 1 डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम शॉर्ट में DRDO बोलते हैं एंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ISRO। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री। उस बुक का, उस किताब का नाम बताइए जिसमें उन्होंने इंडिया को यानी भारत को एक विकसित देश बनाने के अपने सपने का जिक्र किया है। और इसका आंसर पहले हम लेसन में देखते हैं। देखिए लिखा है ही हैज़ मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन हिज बुक इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। तो इसका आंसर इस तरह लिखा जाएगा द बुक इन विच ही मेंशन्ड हिज ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इज इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। वो बुक जिसमें उन्होंने भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के अपने ड्रीम को, अपने सपने का जिक्र किया है, वो बुक है, ये बुक का नाम लिखा हुआ है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द अवार्ड्स बाय विच APJ अब्दुल कलाम वॉज ऑनर्ड। उन अवार्ड्स की, उन पुरस्कारों की सूची बनाइए जिनसे APJ अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था। और इसका आंसर देखते हैं। पहले लेसन में देखिए लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म भूषण इन 1981, पद्म विभूषण इन 1990, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इन 1997। इसका आंसर देखिए हम इस तरह लिखेंगे द अवार्ड्स by which APJ अब्दुल कलाम was honored are, वो पुरस्कार जिनके द्वारा
एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित किया गया था वो पुरस्कार हैं नंबर 1 पद्म भूषण, और ये उनको कब मिला था? इन 1981। नंबर 2 पद्म विभूषण, और ये पुरस्कार इनको मिला था 1990 में। भारत रत्न एंड इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये दोनों अवार्ड्स, भारत रत्न और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, ये उनको मिले थे 1997 में। तो ये लिस्ट है उन अवार्ड्स की जिनसे एपीजे अब्दुल कलाम जी को सम्मानित किया गया था। इन सारे अवार्ड्स को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, वाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि लेसन का नाम जो है वो आपको पता है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि डॉक्टर कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्यों जाना जाता है? और अगर आपने ये लेसन पूरा पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा, और इसका आंसर होगा डॉक्टर कलाम इज नोन as the Missile Man of India for his significant contribution to the development of ballistic missile and launch vehicle technology. डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किस लिए? फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। किस चीज़ में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? टू द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में, और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, प्रक्षेपण यान की जो तकनीक होती है उसको विकसित करने में, उसके विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर, और अब देखते हैं इस लेसन की एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट द नेम्स ऑफ द मिसाइल्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जिन मिसाइल्स को डेवलप किया था उनके नाम आप लेसन में पढ़ चुके हैं, उन नेम्स को आपको कंप्लीट करना है। और एक बार और देख लेते हैं, लेसन में आपने जो पढ़ा था कि जिन मिसाइल्स को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने डेवलप किया था वो थी अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग। यही नेम्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, और ये नेम्स इस तरह होंगे। द नेम ऑफ द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड बाय डॉक्टर कलाम इज अग्नि, AGNI. Second is Prithvi, PRITHVI. Third is Nag, NAAG. Fourth is Akash, AKASH. And fifth missile is Trishul, TRISHUL. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में भरने के लिए आपको ये ब्रैकेट्स में जो 2 वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से सेलेक्ट करके सही वर्ड सही जगह पर भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल में ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एम्प्टी और ब्लैंक, और इन दोनों का ही मतलब होता है खाली या रिक्त। लेकिन एम्प्टी वर्ड को तब यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ के अंदर कुछ ना होने की बात की जा रही हो, और ब्लैंक वर्ड को तब यूज़ किया जाता है जब किसी चीज़ के ऊपर कुछ ना होने की बात की जा रही हो। जैसे यहाँ पर फेस के साथ में ब्लैंक लगा हुआ है, यानी चेहरे पर कोई भाव नहीं है, चेहरे के ऊपर कोई भाव नहीं है, इसलिए हमने ब्लैंक वर्ड यूज़ किया। और माई पर्स इज एम्प्टी, पर्स के अंदर कुछ नहीं है, पर्स खाली है, पर्स के अंदर कुछ नहीं है, इस भाव को व्यक्त करने के लिए हमने एम्प्टी वर्ड यूज़ किया, जबकि दोनों का मतलब होता है खाली या रिक्त। इसी तरह से नीचे जो ब्रैकेट्स में 2-2 वर्ड्स यूज़ करने के लिए दिए गए हैं उनको सही जगह पर यूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। द डैश ऑफ आवर स्कूल इज़ अ मैन ऑफ डैश, और जो वर्ड्स दिए गए हैं जिनको फिल करना है वो है प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, फर्स्ट जो प्रिंसिपल है PRINCIPAL, इसका मतलब होता है द हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था का प्रमुख या प्रधानाचार्य। और सेकंड जो है प्रिंसिपल्स, इसका मतलब होता है सिद्धांत या नियम। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रमुख हेड, इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, नियमों को या सिद्धांतों को मानने वाले व्यक्ति हैं। सेकेंड सेंटेंस है डैश चिल्ड्रन हैव डैश हैंड्स।
और जो वर्ड्स पढ़ने हैं लिटिल और स्मॉल यानी छोटा। अब ये जो वर्ड लिटिल है इसको बच्चों के लिए या अमाउंट या क्वांटिटी को कम दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। और स्मॉल जो है वर्ड जिसका मतलब भी होता है छोटा, उसको साइज़ को छोटा दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस में भरा जाएगा लिटिल चिल्ड्रन हैव स्मॉल हैंड्स। थर्ड जो सेंटेंस है, यू शुड लिव इन डैश बिकॉज डैश इज स्ट्रेंथ। और जो वर्ड्स पढ़ने हैं वो है यूनिटी और यूनियन। यूनिटी इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग टुगेदर, एक साथ होने की अवस्था, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं एकता। और यूनियन क्या होता है, द एक्ट ऑफ यूनाइटिंग मैनी पीपल और वर्कर्स और नेशंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं संघ। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस में भरा जाएगा यू शुड लिव इन यूनियन बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आपको संघ में रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, एकता ही स्ट्रेंथ है। लास्ट जो सेंटेंस है वो है द डैश यंग मैन हैज़ अ डैश वाइफ। और जो वर्ड्स पढ़ने हैं वो है हैंडसम और ब्यूटीफुल। ये आप सभी को पता होगा, हैंडसम मीन्स भी होता है सुंदर और ब्यूटीफुल मीन्स भी सुंदर। हैंडसम जो है वो मेल के लिए यानी मेन के लिए यूज़ किया जाता है, और ब्यूटीफुल जो है वो फीमेल यानी विमेन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपको पता चल चुका होगा कि फर्स्ट वाले ब्लैंक स्पेस में भरा जाएगा द हैंडसम यंग मैन हैज़ अ ब्यूटीफुल वाइफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुणों को जिस शब्द से प्रकट किया जाता है उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है, और इस एडजेक्टिव को 3 तुलनात्मक रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। एडजेक्टिव के इन्हीं 3 रूपों को डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव या डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अब ये जो 3 रूप हैं एडजेक्टिव के, जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हैं, वो हैं, पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है। एडजेक्टिव का जो मूल रूप होता है, जैसे ये लिखे हुए हैं एडजेक्टिव्स, ये सब पॉजिटिव डिग्री में है। अगर हम इस एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे तो हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान की विशेषता बताने के लिए यूज़ करेंगे। अगर हमें 2 व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों में किसी एक गुण के आधार पर तुलना करनी हो तो हमें कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना होगा। याद रखिए, 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में अगर किसी एक गुण की तुलना करनी हो तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN दैन, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है, इसका प्रयोग ज़रूर होता है। और कंपैरेटिव डिग्री बनाई कैसे जाती है? जो एडजेक्टिव का मूल रूप होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, इनमें ER जोड़ करके या मोर, MORE, मोर लगा करके एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? 2 से ज़्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों में अगर किसी एक गुण के आधार पर किसी को सर्वोत्तम बताना हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है? जो एडजेक्टिव का मूल रूप होता है उसमें EST या MOST, मोस्ट लगा करके, उसके पहले मोस्ट लगा देंगे, या EST अगर उसके बाद में लगा देंगे तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनती है। यहाँ हर सेंटेंस के सामने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री लिखी हुई है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो पहले हम उस एडजेक्टिव की तीनों डिग्रीज देखेंगे, फिर समझ करके सही डिग्री सेंटेंस में फिल करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो है बीरबल वॉज डैश देन द अदर मिनिस्टर्स। यहाँ पर देखिए, और जो एडजेक्टिव भरना है वो है क्लेवर, यानी चालाक, चतुर। और इसमें आप देख सकते हैं कि बीरबल की तुलना करनी है जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनसे, हर दूसरे मिनिस्टर से, जो भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनमें से हर एक मिनिस्टर से इस क्वालिटी की तुलना करनी है कि बीरबल हर दूसरे मिनिस्टर से ज़्यादा चालाक थे या नहीं थे।
तो क्योंकि दो लोगों में तुलना होनी है और मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगता है, यहाँ पर आपको दैन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमें क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्लेवर की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या बनेंगी। क्लेवर में जब हम ER लगा देंगे तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी क्लेवरर, और अगर हम EST लगा देंगे लास्ट में तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी क्लेवरेस्ट। और यहाँ पर हमें यूज़ करनी है कंपैरेटिव डिग्री। तो सेंटेंस बनेगा बीरबल वॉज क्लेवरर देन द अदर मिनिस्टर्स। ये हमेशा याद रखिएगा, देन के साथ में हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। सेकेंड सेंटेंस है द एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड। पीक मीन्स पहाड़ की चोटी। तो यहाँ पर संसार में जितनी भी माउंटेन पीक्स हैं सब में इस क्वालिटी के आधार पर एवरेस्ट की तुलना करनी है। और सभी को पता है कि एवरेस्ट जो है वो पूरे संसार में सबसे ऊंची माउंटेन पीक है। तो यहाँ पर हमें समझ आ रहा होगा कि हमें सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हाई की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होंगी। हाई में ER लगा करके हायर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी, और EST लगा देंगे तो हाईएस्ट उसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर हमें सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करना है तो ये सेंटेंस बनेगा द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है चाइना इज अ डैश कंट्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना के बारे में बताना है, चाइना की क्वालिटी बतानी है, ना कि उसकी तुलना करनी है। और एडजेक्टिव जो भरना है वो बिग भरना है, क्योंकि एक ही नाउन का एडजेक्टिव बताना है, उसकी क्वालिटी बतानी है। तो हम पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज़ करेंगे और सेंटेंस होगा चाइना इज़ अ बिग कंट्री। और अगर हमें इसका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी होती है तो हमें वो मालूम होना चाहिए। बिग की कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर और सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि बिग में जी को डबल कर दिया गया है। तो इसका भी एक रूल है कि जब हम कोई सफिक्स जोड़ते हैं किसी वर्ड के बाद में, और ऐसे वर्ड के बाद में जिसमें लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके ठीक पहले एक वॉवेल आए, तो ER या EST या EG इस तरह से या ING इस तरह से सफिक्स लगाने के लिए पहले हमें इस कॉन्सोनेंट को, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करना होता है। इसीलिए यहाँ पर बिग में जो G है उसको डबल कर दिया गया है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें इन डिग्रीज को यूज़ नहीं करना है, हमें पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करनी है, तो सेंटेंस बनेगा चाइना इज़ अ बिग कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुप्रिया इज़ द डैश गर्ल इन द क्लास, और एडजेक्टिव जो भरना है वो है टॉल। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सुप्रिया को इस क्वालिटी के आधार पर क्लास की सारी लड़कियों में उसकी तुलना करनी है, उस क्वालिटी की तुलना करनी है। अब क्योंकि 2 से ज़्यादा लड़कियों में तुलना करनी है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि टॉल की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होंगी। टॉल में ER लगा देंगे तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी टॉलर, और EST लगा करके इसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी टॉलेस्ट। अब यहाँ पर हम जान गए हैं कि हमें सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करना है, तो सेंटेंस बनेगा सुप्रिया इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। और लास्ट सेंटेंस है जेम्स इज 2 years डैश देन मी, और जो एडजेक्टिव भरना है वो है ओल्ड। तो यहाँ पर जेम्स की मुझसे इस क्वालिटी के आधार पे तुलना करनी है, यानी एक व्यक्ति हो गया जेम्स, दूसरा हो गया मैं, इन 2 लोगों में तुलना करनी है, तो हमें कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है। आप देख लेते हैं कि ओल्ड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं। ओल्ड में ER लगा देंगे तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी ओल्डर, और EST लगा करके सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी ओल्डेस्ट। यहाँ पर हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है, तो सेंटेंस बनेगा जेम्स इज 2 years ओल्डर दैन मी। आप यहाँ देख सकते हैं कि दैन लगा हुआ है, इसका मतलब भी हमें यहाँ कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करना है। तो ये हो गई डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर बेस्ड एक्सरसाइज। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इस लेसन में वो है ऐड ly टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फॉर्म एडवर्ब्स
and choose the correct adverbs to make meaningful sentence. One is done for you. जो वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, यानी ये वाले जो वर्ड्स हैं, इनमें पहले ly लगा करके उनको एडवर्ब बनाना है, उनकी एडवर्ब फॉर्म बनानी है, और उसके बाद नीचे दिए गए सेंटेंसेस में उन एडवर्ब्स को भर करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे क्विक वर्ड है, इसमें ly लगा करके हमने एडवर्ब बना दिया क्विकली। क्विक में अगर ly को जोड़ देंगे तो इसका एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी क्विकली, और ही रैन के बाद अगर हम क्विकली लगा देंगे तो इसका अर्थ होगा वो तेजी से दौड़ता है, और इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हमको नीचे की भी एक्सरसाइजेस करनी है। तो पहले हम यहाँ बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की एडवर्ब फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद फिर नीचे सेंटेंसेस में फिल करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। साइलेंट वर्ड में जब हम ly लगा देंगे तो इसकी एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी साइलेंटली। साइलेंट मीन्स होता है शांत, और साइलेंटली मीन्स शांति के साथ, शांति से। ब्रेव मीन्स बहादुर, और ब्रेव में ly लगा करके इसकी एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी ब्रेवली। ब्राइट मीन्स चमकीला, और ब्राइटली ly लगा करके इसकी एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी, जिसका मतलब होगा चमक के साथ। नीट मीन्स साफ सुथरा, और नीट में ly लगा करके इसकी एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी नीटली, जिसका मतलब होगा सफाई से। और केयरफुल मीन्स सावधान, और केयरफुल में ly लगा देंगे तो इसकी एडवर्ब फॉर्म बन जाएगी केयरफुली, जिसका मतलब होगा सावधानी से। अब हम इन एडवर्ब्स को नीचे भरेंगे एक एक करके और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ है, माई ग्रैंड मदर प्रेज, मेरी दादी माँ प्रार्थना करती हैं। कैसे? शांति के साथ, शांति से, यानी साइलेंटली। सेकेंड सेंटेंस है, द सन वॉज शाइनिंग डैश, सूरज प्रकाशित हो रहा है। कैसे? चमक के साथ, यानी ब्राइटली। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी मस्ट ड्राइव डैश, हमें गाड़ी चलानी चाहिए, गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए। कैसे? सावधानी से, यानी केयरफुली। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी राइट्स वेरी, वो लिखती है बहुत सफाई से, यानी नीटली। और लास्ट जो सेंटेंस है वो है, द सोल्जर फॉट डैश, सैनिक लड़ा। कैसे? ब्रेवली, यानी बहादुरी से। तो इस तरह से हमने इन एडजेक्टिव्स की एडवर्ब फॉर्म बना करके उसको सेंटेंसेस में फिल करके मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाए। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है इस चैप्टर की, इस लेसन की। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर इंसर्टिंग द नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स। नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें ज़रूरी पंक्चुएशन मार्क्स को इंसर्ट करके, उनको यूज़ करके नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है। अब ये पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि सेंटेंसेस में बीच में या उसके लास्ट में कुछ इस तरह के मार्क्स, कुछ इस तरह के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिनको पंक्चुएशन मार्क्स बोला जाता है। अब इनका प्रयोग किया क्यों जाता है? सेंटेंस की मीनिंग को क्लियर करने के लिए, उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य को भिन्न भिन्न भागों में बांट के लिखा जाता है, और उसको बांटने के लिए ही इन पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। और बोलते समय हमें किस जगह पर कितना विराम लेना है, कितना पॉज लेना है, किस जगह पर कितना रुकना है, उसके लिए भी ये पंक्चुएशन मार्क्स हमारी हेल्प करते हैं। तो कुछ मेन पंक्चुएशन मार्क्स मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, और इसके अलावा भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, लेकिन ये मेन है जिनको आपको जानना ज़रूरी है। और पंक्चुएशन मार्क्स के अलावा यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स का प्रयोग भी पंक्चुएशन मार्क्स के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ जो मेन पंक्चुएशन मार्क्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उनको यूज़ करने का पर्पस क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क जो आप यहाँ देख सकते हैं वो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस
चिन्ह को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे हार्ट में कोई अचानक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, तो उस पर बल देने के लिए, उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हैं। सेकेंड जो पंक्चुएशन मार्क यहाँ दिया हुआ है वो है फुल स्टॉप। ये आप सभी जानते होंगे, ये किसी भी असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस को एंड करने के लिए उसके अंत में हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो है कॉमा। सेंटेंस में अगर दो या दो से ज़्यादा लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया है, कोई आइटम्स की लिस्ट दी है या किसी आइडियाज़ की लिस्ट दी है, तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज यूज़ हो रहा है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है और सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, तो उसे हम एपोजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव अगर इस तरह का कोई वर्ड या फ्रेज आ रहा है सेंटेंस में, तो उसकी स्टार्टिंग भी हम कॉमा से करते हैं, यानी उसके पहले भी कॉमा लगाते हैं और उसके बाद में भी कॉमा लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क। और आप सभी को पता होगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जिन सेंटेंसेस से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके अंत में क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चंस के लास्ट में आपने क्वेश्चंस जब खत्म होते हैं तो आपने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देखा होगा। नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है? सेंटेंसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिंक करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हिंदी में हम अर्ध विराम बोलते हैं। इसके बाद पंक्चुएशन मार्क आता है वो है कोलन। कोलन को अपूर्ण विराम बोला जाता है, और अगर हमें सेंटेंस के बाद किसी लिस्ट को या किसी दूसरे स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कराना है तो हम इस पंक्चुएशन मार्क को यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है वो है स्लैश। स्लैश भी आपने कई जगह लगा देखा होगा। स्लैश को हम तब लगाते हैं जब हमें नंबर्स को या लेटर्स को सेपरेट करना होता है, या हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न लिखनी होती है, तो हम स्लैश को यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कोटेशन मार्क्स, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हमें ये दिखाना होता है कि आगे जो सेंटेंस दिया गया है वो किसी के कहे हुए शब्द हैं, यानी कोई कोट हम कर रहे हैं, कोई कोटेशन दे रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को उन्हीं शब्दों में हम पेश कर रहे हैं, तब हम उन सेंटेंसेस को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है वो है राउंड ब्रैकेट। इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमें सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करनी हो। उस एक्स्ट्रा डिटेल को, जो कि बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट डिटेल हो, लेस इम्पॉर्टेंट डिटेल हो, सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी ना हो, उसके बिना भी सेंटेंस में काम चल जाए, और अगर हम उस डिटेल को ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। नेक्स्ट जो पंक्चुएशन मार्क है वो है डैश। डैश को हम कंपाउंड वर्ड्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों को या फैक्ट्स को सम अप करने के लिए यूज़ करते हैं। इनके अलावा भी कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे अपॉस्ट्रोफी, इलिप्सिस, हाइफन। लेकिन अभी आप अगर इतने पंक्चुएशन मार्क्स को समझ लेते हैं तो आप ज़्यादातर एक्सरसाइजेस अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा आपको यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स भी मालूम होना चाहिए, जो आप पढ़ चुके होंगे पहले। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपनी एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है विल यू हेल्प मी। आप यहाँ देख सकते हैं कि विल से सेंटेंस स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन के एंड में अभी हमने समझा था कि क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर होता है, पहला जो अक्षर होता है, वो कैपिटल बनाया जाता है। तो इस सेंटेंस को जब हम दोबारा पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करके लिखेंगे तो इस तरह से बनेगा, W कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, विल यू हेल्प मी।
नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल नहीं है, जिसको हमें कैपिटल बनाना है। इसके अलावा ये एक प्रॉपर नाउन भी है। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इस सेंटेंस में और भी प्रॉपर नाउन्स हैं, जैसे इंडिया और यमुना। तो यमुना का वाई तो कैपिटल बना हुआ है, पर इंडिया का आई कैपिटल नहीं है, जिसको हमें कैपिटल करना होगा। इसके अलावा अभी मैंने आपको कॉमा का यूज़ बताया था कि अगर कोई ऐसा फ्रेज हो या कोई ऐसा वर्ड हो जो किसी एक नाउन को डिस्क्राइब करते हुए लिखा जाए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो बताना, फिर भी हम उसको लिखना चाह रहे हैं, तो वो अपोजिटिव होता है। और उसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले और उसके बाद में कॉमा लगा दिया जाता है। दिल्ली जो है वही इंडिया की कैपिटल है, यानी हम ये दिल्ली को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है। तो ये जो फ्रेज है ये दिल्ली को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये अपोजिटिव कहलाएगा और इसके पहले और बाद में कॉमा लगा दिया जाएगा। और ये जो सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है, तो लास्ट में क्या लगेगा, पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से जब हम इस सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करते हुए सेंटेंस लिखेंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। यहाँ आप देख सकते हैं हमने दिल्ली का डी कैपिटल किया, द कैपिटल ऑफ इंडिया के पहले और बाद में कॉमा यूज़ किया, इंडिया प्रॉपर नाउन है, आई कैपिटल कर दिया, और यमुना का वाई पहले से कैपिटल है, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज़। अब यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़कर समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई बहुत सुंदर चीज़ दिखाई देती है तो हमारे हार्ट में अचानक से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाती है, फीलिंग ऑफ सरप्राइज या फीलिंग ऑफ वंडर बोल सकते हैं। तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और उनके अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। और सेंटेंस की स्टार्टिंग आपको पता है कि कैपिटल लेटर से होती है। तो जब हम इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने के बाद, तो इस तरह लिखा जाएगा, हाउ का एच कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क लग जाएगा। इस सेंटेंस में कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है जिसमें हम लेटर को कैपिटल करें। और लास्ट जो सेंटेंस है वो है वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा। मीरा ने पूछा, यानी अब हमें ये पता चल रहा है कि मीरा की कही हुई बात को यहाँ पर कोट किया जा रहा है। तो ये जो मीरा की कही हुई बात है ये एक कोटेशन है जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, आपको पता है। सेंटेंस जो है वेयर से स्टार्ट है जो कि क्वेश्चन वर्ड है, यानी ये एक क्वेश्चन है, तो लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और मीरा जो है वो प्रॉपर नाउन है, तो मीरा का एम कैपिटल हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। तो जब हम इस सेंटेंस को नेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने के बाद रीराइट करेंगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा, ये देखिए मीरा की कही हुई बात को उसी के शब्दों में पेश किया गया है, यानी ये एक कोटेशन है, कोट किए गए हैं उसके वर्ड्स, तो हम इनको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक उसकी कही हुई बात है तो हमने कोटेशन मार्क लगा दिए। फिर पहला जो लेटर है सेंटेंस का डब्ल्यू कैपिटल हो गया। सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी क्वेश्चन है, तो लास्ट में हमने इसके क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और मीरा जो है वो प्रॉपर नाउन है तो मीरा का हम कैपिटल कर दिया और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये सेंटेंस एक बार फिर से आप देख लीजिए, वेयर डू यू वांट टू गो आस्क्ड मीरा, ये इस तरह से लिखा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये थे लेसन 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो और आप इस तरह के और वीडियोस देख करके हेल्प लेना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके अपने क्लास के वीडियोस सर्च कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें।